हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर हमारा क्वेश्चन देखा जाए ना बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन है कि आजादी के बाद वो कौन सी दो बातें थी जिस पर लगभग सभी राजनीतिक दल क्या थे बच्चों, सहमत थे। ऐसे कौन कौन से बातें थी? देखो बच्चों, पहला विवाद क्या था? देखो, सबसे पहले बात पहले डिसाइड हो गई कि पहला तो भारत की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। पहली बात ये स्पष्ट हो गई थी। दूसरा, सरकार क्या करेगी? सबके भले के लिए कार्य करेगी। क्या करेगी? सबके क्या करेगी? भलाई के लिए क्या करेगी बच्चों? यानी सबके भलाई के लिए क्या करेगी? कार्य करेगी जो सरकार है। ये बात तो इन सभी बातों पर पहले ही सहमति हो गई थी। क्या हुई थी बच्चों? पहले ही सहमति हो गई थी। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख तीन चुनौतियां कौन सी थी? तो बच्चों देखो, राष्ट्र निर्माण की तीन चुनौतियां हमारे सामने कौन सी थी? तो ये तीन चुनौतियां थी। पहला क्या था? एकता के सूत्र में बांधने की। क्या थी बच्चों? एकता के सूत्र में बांधने की। क्यों? क्योंकि भारत में अलग अलग धर्म थे, अलग अलग संस्कृतियां थी, अलग अलग भाषा थी, है ना। और किसी भी देश को इन सभी चीजों में अगर देखा, किसी भी देश को ये सारी चीजें लेकर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, है ना। तो पहले हमारे सामने ये मुख्य चुनौती थी। ठीक है। दूसरा था लोकतंत्र स्थापित करने की, यानी हमें एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित करना था जो हमारे संविधान से मेल खाता हो, जहां संसदीय शासन प्रणाली हो और जहां मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाए। इस प्रकार का हमें संविधान स्थापित करना था। और तीसरा क्या था कि जो सरकार होगी वो सबके भलाई के लिए कार्य करेगी। क्या करेगी? सरकार जो थी वो सबके भलाई के लिए कार्य करेगी। इन बातों पर क्या हुई थी, मतलब ये हमारी तीन मुख्य चुनौतियां थी, क्योंकि उस समय भारत में अल्पसंख्यक भी तो थे, है ना। तो इस तरीके से था। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है द्विराष्ट्र सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब है क्या, ये हमें इसके अंदर बताना है। तो देखो बच्चों, अगर मैं बता दूं तो आप सभी को पता है 1905 में, लगभग 1905 में क्या हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद क्या किया इन्होंने? मुस्लिम लीग ने क्या किया? द्विराष्ट्र सिद्धांत दे दिया। अब द्विराष्ट्र सिद्धांत में इन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान किसी एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों का देश है। हिंदू और मुस्लिम क्या है बच्चों? दो कौमों का देश है ना। इसलिए भारत का विभाजन कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? भारत का विभाजन कर दिया जाए। विभाजन का जो आधार था वो क्या रखा गया था? धार्मिक बहुसंख्यक। क्या रखा गया था? धार्मिक बहुसंख्यक। बहुसंख्यक, ठीक है। बहुसंख्यक, धार्मिक बहुसंख्यक का मतलब क्या है कि जिन क्षेत्रों में हिंदू ज्यादा है वो हिंदुस्तान कहलाएगा, और जिन क्षेत्रों में मुस्लिम ज्यादा है वो पाकिस्तान कहलाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये द्विराष्ट्र सिद्धांत था। चलो नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे? तो भारत के विभाजन के पहला कारण क्या था? फूट डालो और शासन करो की नीति। अंग्रेजों ने ही शुरुआत से ही हमारे साथ यही किया है। अंग्रेजों ने धर्म की राजनीति करी है। उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच क्या डाल दी? फूट डाल दी। उन्हें एक बात पता थी कि अगर ये दोनों एक हो गए तो उनका शासन चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों में उन्होंने क्या डाली? फूट डाल दी, है ना, और राज करो की नीति अपनाई थी। दूसरा क्या था? मुस्लिम लीग की मांग। और तीसरा कारण क्या था? पाकिस्तान के निर्माण की मांग। और चौथा क्या था? हिंदू मुस्लिम संघर्ष। ये सभी कारण थे जिसके कारण भारत का क्या हुआ बच्चों? विभाजन हुआ था। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? तो आपको याद रखना है बच्चों, ये एक सहमति विलय पत्र था। आप सभी को पता है भारत को एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ज्यादा भूमिका थी, क्योंकि भारत जो था आजादी से पहले 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था। कितना बच्चों? 565
65 रजवाड़ों में बटा हुआ था। और जब अंग्रेज गए तो उन्होंने इन रजवाड़ों में फूट डाल दी कि भाई हम तो जा रहे हैं, आप तो हमारे शासन से मुक्त हो, अब आप पे डिपेंड करता है आप किसका हिस्सा रहोगे। अगर पाकिस्तान का रहना है पाकिस्तान का रहो, हिंदुस्तान का रहना है हिंदुस्तान का रहो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए थे, इन सभी रजवाड़ों के जो राजा थे उनके पास गए और उनसे बातचीत करी, और बातचीत करने के बाद क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे क्या किया था, हस्ताक्षर कराए थे। इस पर हस्ताक्षर करने का मतलब क्या था कि वो रियासत क्या होगी, उस देश का हिस्सा बन जाएगी। इस प्रकार से समस्त रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे, रियासत शामिल हो गई थी। लेकिन 4 ऐसी रियासत थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ये रियासतें ऐसी थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन बाद में इन्हें शामिल कर लिया गया था। ये प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि देश के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विभाजन के परिणाम क्या थे। देखो बच्चों, भारत का जो विभाजन था आकस्मिक था, अनियोजित था और सांप्रदायिकता से क्या हुआ था, भरा हुआ था। सांप्रदायिकता का मतलब क्या हुआ, जिसमें धर्म के आधार पर मारकाट, यानी विभाजन के दौरान क्या हुआ था, एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को बेरहमी से काटा था। हिंदू और मुस्लिमों ने क्या किया था, जो हिंदू और सिखों ने क्या किया, मुस्लिमों को काटा और मुस्लिमों ने हिंदू और सिखों को मारा था। हिंदू और सिखों ने क्या, मुस्लिम बहुल इलाके में जाना छोड़ दिया और मुस्लिमों ने हिंदू और सिख बहुल इलाकों में जाना छोड़ दिया था, है ना। इसके साथ साथ क्या हुआ था कि महिलाओं का अपहरण किया गया, महिलाओं का बलात्कार किया गया, जबरन उनसे शादी कर ली गई थी, है ना। कई लोगों ने तो क्या किया, अपने घर की कुल और इज्जत बचाने के लिए अपने ही घर की बहू बेटियों को क्या कर दिया, जहर देकर मार दिया था। इस प्रकार का ये विभाजन था, है ना। इसके साथ साथ कई सारे लोगों को शरणार्थी शिविरों में क्या करना पड़ा था, अपना जीवन यापन करना पड़ा था, है ना। और इसके साथ साथ क्या हुआ, कई लेखकों और कवियों ने क्या किया, इसे दिल के दो टुकड़े माना है, दिल के दो टुकड़े, है ना, एक संज्ञा दी है। इसके साथ साथ क्या हुआ था कि भारत में बहुत सारे लोगों को कुछ घंटों का समय दिया गया था अपना घर बार छोड़ने के लिए, कुछ घंटों का, है ना। इस प्रकार का भारत में क्या था, विभाजन हुआ था। चलो, तो ये तो काफी आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। देखो बच्चों, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था और नागपुर अधिवेशन में इस बात पर सभी लोग सहमत हो गए थे कि भारत में राज्यों का जो निर्माण होगा वो भाषा के आधार पे होगा। किस आधार पे होगा, भाषा के आधार पे हो। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है किस अधिवेशन में इस बात पर निर्णय लिया गया था भारत में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पे होगा, तो वो था नागपुर अधिवेशन। कौन सा था बच्चों, नागपुर अधिवेशन। चलो नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, राज्य का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ था। तो राज्यों का पुनर्गठन जो किस प्रकार हुआ था, देखो बच्चों, आजादी के बाद, बंटवारे के बाद स्थितियां बदल गई थी, है ना। हमारे नेताओं को चिंता सता रही थी कि अगर भारत में भाषा के आधार पर क्या हुआ कि राज्यों का निर्माण हुआ तो भारत में अव्यवस्था फैल सकती है ना, और देश में टूटने जैसे खतरा होता है, मतलब देश टूट भी सकता है, जो देश है हमारा वो टूट भी सकता है। इसके बाद भारी विरोध प्रदर्शन के बाद क्या हुआ था, भारी विरोध प्रदर्शन ज्यादातर आंध्र प्रदेश में देखा गया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो नेता थे पोटी श्रीरामुलु, उन्होंने अनिश्चित भूख हड़ताल की मांग कर दी थी। उन्होंने कहा था जब तक आंध्र प्रदेश नामक एक तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा मैं ये आंदोलन नहीं छोड़ूंगा। और उनकी क्या हो गई थी, 56वें दिन क्या हो गई थी, उनकी मौत हो गई थी भूख के मारे, जिसके कारण क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में बड़े स्तर पर क्या होने लग गया था बच्चों, सांप्रदायिक दंगे होने लग गए, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होने लग गया, जिसके कारण उस समय प्रधानमंत्री ने क्या किया, 1952 में भारत का पहला राज्य बनाया जिसे कहते हैं आंध्र प्रदेश। भारत का भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के दौरान कौन कौन सी समस्या आई थी। देखो बच्चों, अगर हम विभाजन के दौरान समस्या के बारे में बात की जाए तो पहला क्या था, भारत मतलब जैसे भारत में जो था ना बच्चों, विभाजन की समस्या थी क्योंकि भारत में ऐसा कोई एरिया नहीं था जहां मतलब हिंदू या मुस्लिम बहुसंख्यक हो। ऐसे दो इलाके थे जहां मुस्लिमों की संख्या क्या थी, ज्यादा थी, आबादी ज्यादा थी। एक था पूर्वी भाग और एक था पश्चिमी भाग, और ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि इन दोनों भागों को क्या कर दिया जाए, एक साथ शामिल कर दिया जाए, है ना। तो और इसके साथ फिर ये डिसीजन लिया गया कि इन दोनों क्षेत्रों में बीच वाला क्षेत्र भारत का क्या रहेगा, विस्तार रहेगा। दूसरा क्या था, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता जिन्हें कहा जाता है सीमांत गांधी भी कहा जाता है, जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान।
इन्होंने द्वि राष्ट्र सिद्धांत का खंडन किया था, विरोध किया था, लेकिन इनके विरोध को साइड करते हुए भी क्या कर दिया गया था, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में मिला दिया गया था। और तीसरी हमारे सामने मुख्य समस्या क्या थी कि भारत का केवल विभाजन क्षेत्र का नहीं हुआ था, जिलों का भी हुआ था। पंजाब में लाहौर हो गया, है ना, वेस्ट बंगाल में आपका बंगाल हो गया, यहां भी विभाजन हुआ था। विभाजन की त्रासदी यहां भी देखी गई थी। इसके साथ साथ फिर भी ये जिले बंटवारा किया गया था और यहाँ अल्पसंख्यकों की समस्या थी और भारत में बहुत सारे लोगों को कुछ घंटों में अपना जगह या अपना घर बार खाली करने की क्या दी गई थी बच्चों, समय दिया गया था। और दिक्कत ये भी थी यार, अल्पसंख्यकों को क्या होगा, जिनकी संख्या कम है, जैसे सिख हो गए, पारसी हो गए, यहूदी हो गए, इनकी क्या दिक्कतें होंगी, ये भी हमारे सामने समस्या थी। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि राज्य पुनर्गठन क्या है बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया और क्यों बनाया गया था। देखो बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया था और राज्य पुनर्गठन आयोग का ही ये काम था कि वो राज्यों को क्या कर रहा था, सीमांकन कर रहा था। क्या कर रहा था, सीमांकन कर रहा था भाषा के आधार पर, है ना। जैसे आप सभी को पता है हर क्षेत्र की अलग भाषा है, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है तो पंजाब बना है, बिहार में बिहारी बोली जाती है बिहार बना है ना। तमिल में तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है ना, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो इस तरीके से भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ था। 1953 में इसी के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था। तो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है ये आया था 1956 में। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत भारत में 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो इस तरीके से भारत में राज्यों का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें। हैदराबाद रियासत का किस प्रकार से क्या हुआ बच्चों, विलय हुआ था हैदराबाद रियासत का। तो हैदराबाद के जो शासक थे जिसका नाम था निजाम जो थे ना बच्चों, वो दुनिया में बहुत दौलतमंद लोगों में से एक थे। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, वहां का शासक निजाम नहीं था, शासकों को निजाम कहा जाता था। उनके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन ये काफी क्रूर था, शोषण करता था लोगों पर, है ना। तो तेलंगाना की महिलाओं ने या किसानों ने सबसे ज्यादा इसका क्या किया था, विरोध किया था और आंदोलन शुरू कर दिया था। तो क्या हुआ कि जो हैदराबाद के जो शासक निजाम ने क्या किया, इन आंदोलन को कुचलने के लिए उसने एक अर्धसैनिक बल नियुक्त किया जिसे कहा जाता था रजाकार। ये अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक होते थे, गैर मुस्लिमों को अपना निशाना बनाते थे। गैर मुस्लिम मतलब हिंदू, सिख, पारसी, यहूदी, इन सबको अपना निशाना बनाते थे, बलात्कार करते थे, हत्या करते थे, लूटपाट जैसे कार्य किया करते थे, है ना। तो जैसे ही भारत सरकार को यह बात मालूम चली तो भारत सरकार द्वारा क्या गई, एक सेना भेजी गई और भारतीय सेना के बीच और रजाकारों के बीच क्या चला, युद्ध चला। और युद्ध में क्या हुआ, रजाकार बुरी तरीके से हार गई और रजाकार के हारने के पश्चात जो राजा मतलब शासक थे जिसका नाम था निजाम, उन्होंने भारत के सामने घुटने टेक दिए और इस प्रकार से क्या हुआ, हैदराबाद का भारत में विलय हो गया था। ठीक है, तो ये था। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मणिपुर का। इसी प्रकार से मणिपुर भी ऐसे ही मना कर रहा था, लेकिन मणिपुर के जो राजा थे जिनका नाम था बोध चंद्र सिंह, क्या नाम था, बोध चंद्र सिंह, ये पहले ही सहमत हो गए थे कि हमें तो भारत का हिस्सा बनना है। और यहाँ की जो सरकार यानी कांग्रेस सरकार थी, उनको भी यही बात सहमत हो गए थे कि भारत को हिस्सा बनना है, इसीलिए लोगों के ऊपर था। और भारत सरकार ने इनसे को ये आश्वासन दिया था कि आपकी आंतरिक स्वच्छता क्या रखी जाएगी, बरकरार रखी जाएगी, है ना। और इस प्रकार से मणिपुर में पहले इलेक्शन कराए गए थे। सार्वभौमिक विश्व मताधिकार पे होने वाला जो चुनाव है वो कहां हुआ था, सबसे पहले मणिपुर में हुआ था, जून 1948 में, है ना। तो वहां सार्वभौमिक विश्व मताधिकार पे चुनाव कराए गए और चुनाव कराने के पश्चात क्या हुआ कि मणिपुर को क्या कर लिया गया था, भारत में शामिल कर लिया गया था। लेकिन वहां की जनता अभी भी ना नाखुश है, उनको लगता है ना कि भारत सरकार ने कहीं ना कहीं क्या किया है, उन पर अनुचित दबाव डालकर क्या किया है, मणिपुर को भारत का अंग बनाया है। ये वहां के लोगों को ऐसा लगता था। तो ये था बच्चों 13 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पेपर में रिपीट होते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।